अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज 3 मौज़ूआत का अहाता किया जाएगा जो कानूनी भी हैं लेकिन आम नाजरीन के अंदर भी वो दिलचस्पी के जो है हामिल होंगे। एक तो हम बात करेंगे कि पहली दफ़ा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कोई ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है खातून मुकर्रर हुई हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट की हिस्ट्री के अंदर एक तारीखी लम्हा है, लेकिन इसने एक नई बहस भी छेड़ दी है कि क्या वो सीनियोरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो कर रही थी। बहस अब ये भी है कि जो 2 ऑनरेबल जजेस जिनको इग्नोर किया गया है, क्या वो सर्व करेंगे। और फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या आइंदा वाले आने वाले दिनों में दोबारा उनको चीफ जस्टिस बनने के लिए मौका दिया जाएगा। कानूनी बहस है, कानून इसके बारे में क्या कहता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन हम साथ ही साथ आपको ये भी बताते जाएं कि पहली दफ़ा जस्टिस आलिया नीलम जो है वो चीफ जस्टिस बनी है। पहली दफ़ा हिस्ट्री में कोई खातून जो है वो चीफ जस्टिस बनी है। हम उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी देते हैं। हमारी बहस की मकसदियत सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये जान पाएँ कि कानून इसके बारे में कहता क्या है। और दूसरा हम बात करेंगे कि पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कुछ माह पहले, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जनाब कोई भी रिपोर्टिंग जो केस ज़ेर समात है उसकी नहीं हो सकती। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ और अब मामला जो है वो हतमी बहस सुनने के बाद फाइनल ऑर्डर के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। इसके अंदर क्या हदूद अरबा है, क्या बात है, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे कि गुज़श्ता दिन जो है वो कल यानी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो पंजाब की हद तक थे उनको काम करने से रोक दिया है। कुछ एक लेजिस्लेशन का भी जिक्र किया जा रहा है कि जनाब रिटायर्ड जजेस या हाजिर जजेस किनको जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर किया जा सकता है। क्या बहस है, इन सारे मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में नाज़रीन आज मुझे ज्वाइन करेंगे अब्बास अली चड्ढर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर कानून है और अच्छी ग्रिप रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मामला के अंदर। पहले भी आप इन्हें कई प्रोग्राम में देख चुके हैं। आज उनके वक्त का बहुत शुक्रिया चड्ढर साहब, आप हमारे शो में आए। और दूसरा हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर असद मुनीर, वो भी किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एक रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं, काफ़ी काम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ये सारी अपॉइंटमेंट के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। पहले भी आप उन्हें मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। उनकी आमद का भी बहुत शुक्रिया असद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, बात का आगाज़ करते हैं कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपॉइंट हुई हैं ऑनरेबल जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, पहले तो हम उनको क्योंकि मुबारक की मुस्तहिक भी हैं, पहली दफ़ा अपॉइंट हुई हैं, लेकिन एक बहस छिड़ पड़ी है कि जनाब वो तीसरे नंबर पर थी, पहले जो 2 जजेस हैं उनको क्यों इग्नोर किया गया। हम जानना चाहते हैं कि कानून इसके बारे में कहता क्या है। जज साहब, आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा, सीनियर भी आप हैं, क्या ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है, पहले भी इस तरह से जो है वो सीनियोरिटी के प्रिंसिपल को नहीं फॉलो किया गया, क्या कहेंगे आप? देखें, ऐसे बड़ा सिंपल सा जवाब है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होते हैं जी, उसके लिए कभी आपने सुना है कि वो जूनियर सेक्शन से उठा के किसी को चीफ जस्टिस बना दिया गया? जी, क्योंकि वहाँ पे कानून ये कहता है, जो मोस्ट सीनियर है, आइन ये कहता है, जो जी। मोस्ट सीनियर है वो ऑटोमेटिकली वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, उधर कानून क्लियर है, वहाँ पे क्लियर है। ठीक। कभी वहाँ पे जुडिशल कमीशन हुआ, कभी वहाँ पे बैठ के पार्लियामेंट एक बैठे फैसले नहीं चाहिए, कभी लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट्स का और हाई कोर्ट के जजेस की प्रोसेस है जी, उसके अंदर जो है वो डायरेक्ट जो क्लियर लॉ है वो नहीं लिया गया। अच्छा, वो क्यों नहीं लिया गया, ये लंबी डिबेट। आपको ये पता है कि आइन में अगर सिंपल एक अमेंडमेंट कर दी जाए, जहाँ पे हाई कोर्ट का चैप्टर है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाए कि मोस्ट सीनियर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस बनेगा, ठीक। तो ये सारी डिबेट खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि कानून के अंदर क्वेश्चन मौजूद है, लचक मौजूद है हाई कोर्ट की हाई कोर्ट के जजेस। लेकिन चंद साहब, एक चीज है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्रिंसिपल को अपने लिए मान रहा है तो फिर बाकी हाई कोर्ट्स को भी क्योंकि तकवीयत तो देता है कि एक सिस्टम, उसमें क्या कहेंगे आप? तकवीयत देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि बात, जो क्लैरिफिकेशन उनको चाहिए थी वो उन्होंने कर ली, ठीक, और जो क्लैरिफिकेशन को नहीं चाहिए वो नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन जो कि ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहबान है उनका पैटर्न, उनको उनका सिस्टम इस तरह का बना लिया गया है कि वहाँ पे उनको पता था कि यहाँ पे हम जुडिशल कमीशन करके कोई चंद
सर्टन लोगों के दरमियान चीज़ों को डिसाइड करना होता है, ऑब्वियसली बड़ी कोर्ट है, तो वहाँ पे आइन क्लियर है और वो सीनियर जो होता है ऑटोमेटिकली चुने जज जो है वो सीट अपना एडजस्ट हो जाते हैं चीफ जस्टिस। लेकिन हाई कोर्ट्स और पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम के अंदर एक जब क्वेश्चन मौजूद है तो उसके एडवांटेज आप समझ लें या दूसरे लफ्ज़ों में डिसएडवांटेज समझ लें, वो उसका लिया जाता है। लेकिन जो मोरालिटी और अदरवाइज प्रिंसिपल यहाँ पे जिसका बारहा लोग मतलब इजहार करते हैं, मैं भी एज जी लॉयर मैं चल साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। नाज़िर, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारे सिस्टम के अंदर क्लैरिटी आए। किसी एक भी इदारे को इसके लिए मरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। इदारे मिलकर काम करते हैं, उनको अपनी जो है वो तक़वियत बख्शने के लिए, अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए एक डिबेट भी जारी रहनी चाहिए और ये भी जो है वो बहस जारी रहनी चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जिस माशरे के अंदर गुफ्तगू बंद हो जाए, सवालों के ऊपर पाबंदी लग जाए या ये बात कहनी है ये नहीं कहनी है, वो माशरा जो है मुंजमद हो जाता है, उसके अंदर तरक्की का अमल रुक जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान पीछे जा रहा है, लेकिन जब मैं अपने मीडिया को देखता हूँ, अपने सोशल मीडिया को देखता हूँ, तो मुझे बात का इकरार करना पड़ता है कि पाकिस्तान आगे जा रहा है। आज का जो शहरी है वो बिल्कुल जो एक शऊर का हामिल है, उसे पता है कि क्या हो रहा है और वो जानता है कानून क्या है। चलो साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, टेक्निकल वजूहात की आपकी बात रोकनी पड़ी। असद, मैं आपको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। एक इतराज़ आ रहा है दूसरी तरफ से, जजेस तो ऑनरेबल आपस में काम कर रहे हैं, हम किसी की एक ये नहीं कह रहे। जस्टिस आलिया नीलम को हमने बतौर प्रैक्टिसिंग लॉयर भी देखा, हम जूनियर थे, काम बड़ा अच्छा करती हैं, क्रिमिनल लॉ के ऊपर बड़ी अच्छी एग्री है, उनकी कॉम्पिटेंसी पे क्वेश्चन नहीं है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इंटरप्रिटेशन गलत दी जाती है, लेकिन एक आगे ये बात की अनसर्टेनिटी आई है। अब हर जो है वो ऑनरेबल जस्टिस इस तगदों में रहेगा कि उसको जो है वो लगाया जाए चीफ जस्टिस। इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी निकलती है कि वो ज़्यादा मेहनत करेगा, वो जो है वो ज़्यादा अपनी जजमेंट है वो बेहतर करेगा, अपना कोर्ट के अंदर कंडक्ट जो है वो बेहतर करेगा। तो आर्गूमेंट तो दोनों तरफ है, क्या कहेंगे? सर, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब आप एक क्रिस्टल क्लियर रूल्स नहीं बनाएंगे और वो रूल्स जो आइन की बालादस्ती के लिए होंगे तो ये प्रॉब्लम पेश आते रहेंगे। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर देखिए, जजेस आर आल्सो ह्यूमन रिसोर्स फॉर जुडिशरी। और जब हमने तो जो ह्यूमन रिसोर्स की साइंस है उसमें सिर्फ यही बात को असेस किया है कि छोटी छोटी चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर असर डालती हैं। इवन कि अगर आपको आपकी जो भी आप जहां भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं वो आपको रिकॉग्नाइज करती है, वो आपको एप्रिसिएशन देती है। इवन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो ये भी कहती है कि अगर आपकी कंपनी ने आपको गुड पार्किंग प्लेस दी हुई है, आपको अच्छा स्टाफ दिया हुआ है, आपको अच्छी रिकॉग्नाइजेशन मिलती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आपके काम के ऊपर बड़े पॉजिटिव असरात मुरतब करती है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब आप किसी को डिमोरलाइज करेंगे इस लेवल के ऊपर कि वो एक सीनियर जज होते हुए वो काम करेगा एक जूनियर जज के मतहत, तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि डिमोरलाइजेशन का क्या उस वक़्त वहाँ पर जो है वो स्टैंडर्ड होगा। एक आदमी बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाता है जब उसको ये पता चलता है कि ही हैज़ टू रिपोर्ट टू हिज और हर जूनियर्स। तो आल्दो इट माइट पॉसिबल कि जिसकी हम बात कर रहे हों वो नॉलेज वाइज और बाकी चीज़ों में कॉम्पिटेंट हो, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि मैडम, ऑनरेबल मैडम को हमने देखा है एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर भी, और हमने उनको एज अ जज भी ऑब्जर्व किया है, और वो बड़ा हार्ड वर्किंग खातून है, बड़ा देर कोर्ट करती हैं और बड़ा अपनी जो पेंडेंसी है उसको ख़त्म करने की कोशिश करती हैं, और बड़े अच्छे फैसले भी उनके जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं जिनको एज अ केस लॉ लिया जाता है। लेकिन जो इस वक्त क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इससे हम एक दौड़ में नहीं पड़ जाएगी जुडिशरी के, जी मैंने जो है वो ये करना है तो मुझे फ़ायदा हासिल होगा। देखें, पहले तो जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है वो उठाकर दे दिया गया है पार्लियामेंट को। अब उसमें बहुत सारा पार्लियामेंट का रोल है। लाइक आज से कुछ साल पहले तक तो चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन के ऊपर अपॉइंटमेंट होती थी, फिर उसमें जुडिशल काउंसिल बना दी गई, उसमें पार्लियामेंट के लोग भी हैं और जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं। अब आप वो नजरिया ज़रूरत फिर वो पैदा होना शुरू हो जाएगा जब आप एक चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट को मशरूत कर देंगे पार्लियामेंट की ओपिनियन से, तो पार्लियामेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस कैसे रहेगा, फिर वही बात आ जाएगी। इसमें ना सर एक बड़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट जो मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टोरी है वो ये है कि पॉलिटिकल
सिस्टम जो है वो पहले जजेस को अपॉइंट करता है, फिर उनको कंट्रोल करने के लिए फिर उनकी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट भी उनके पास चलेगी, तो इंडिपेंडेंट तो ना रही ना जुडिशरी से। इंडिपेंडेंट ना रही। चट्टर साहब की तरफ आते हैं, इनकी सीनियोरिटी का भी जो है फ़ायदा उठाते हैं। जैसे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तो ये एक है मामला, आम नाज़रीन के अंदर ये सवाल आता है, मुझे तो मालूम है इसका जवाब, लेकिन फिर भी मैं नाज़रीन के लिए पूछना चाहूँगा कि बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं जैसे सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK के अंदर है, वहाँ पर भी जो है क्लैरिटी नहीं है, सीनियर भी आ सकता है, जूनियर भी आ सकता है। देखिए हाईकोर्ट का जब हम इसको आइन को पढ़ते हैं तो जी। जो हाईकोर्ट का सब्जेक्ट सब। है वो सब में पूरे पाकिस्तान के अंदर वही एक ही आइन जो है वो लागू होता है। और देखिए इसको थोड़ा सा मैं भी मजीद चाहता हूँ, इसको मजीद आप थोड़ा क्लैरिफाई करें, क्योंकि यहाँ तक है डीमोरलाइज हो, जी ये एक्सिस के अंदर वो बात है कि आप सीनियर को चीफ जस्टिस बना दें, लेकिन चीफ जस्टिस को अगर आप ये उसकी समझ लें कि जुडिशल वर्क की वजह से चीफ जस्टिस उनको बनाया जाएगा या उन्होंने बहुत ज़्यादा जुडिशल वर्क किया हुआ है, क्योंकि चीफ जस्टिस में पैरेलल चीज़ें करनी होती हैं, ना सिर्फ कि वो चीफ जस्टिस साहब जो है वो जुडिशल वर्क कर रहे होते हैं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर साइड के ऊपर भी पूरी हाई कोर्ट को चला रहे होते हैं। ठीक तो इस हवाले से तो मैं एग्री करता हूँ कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है इसको 100% लागू होना चाहिए, और उसके लिए अगर आइन में तरामीम भी जरूरी हो तो वो कर देनी चाहिए, ठीक। ताकि वंस इन ऑल ये डिबेट खत्म हो जाए, ठीक। और जो जजेस हों वो क्यों में हों और उनको पता होगा कि ये हमारा चीफ जस्टिस अगर मेरी टर्म बनती है तो मैंने बन जाना है, और अगर उससे पहले मेरी रिटायरमेंट हो जाए तो मैं नहीं बनूंगा। लेकिन डीमोरलाइज होने वाला वो एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि आइन के अंदर सबको पता है कि जब भी जुडिशल कमीशन के चीफ जस्टिस की तैनाती की बात आनी है तो गेम जो बॉल जो है ना वो जजेस के आइन के हाथ में नहीं है, वो जुडिशल कमीशन के हाथ में है। ठीक। तो आप इसके ऊपर आप मुझे बताएं कि अगर यही ऑनरेबल हाई कोर्ट है, यही सुप्रीम कोर्ट जो है, आज इसके ऊपर कोई जजमेंट जरूरत है, अगर जैसे आप देखें कितने जजेस को निकाला गया, कितने को रखा गया, ये हम तारीख में देखा है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी निकली हैं जी। आज भी सुप्रीम कोर्ट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो तशरीह करती है वो बाइंडिंग फोर्स रखती है ऑन ऑल और पाकिस्तान इंक्लूडिंग तमाम इदारों के। जी। अगर इस हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये व्यू ले जी। कि सीनियरिटी जो है उसी बेस के ऊपर चीफ जस्टिस को लगाना है, तो वो भी कि एक जजमेंट और एक फुट रेफरेंस करें और उसके बाद भिजवाएं गवर्नमेंट को, आइन में तरमीम आ जाएगी। ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आइन के अंदर जो क्वेश्चन है ये एक सोच समझ के रखा गया है, और इसके पीछे जो ताकतें हैं उनकी जब हम बात करेंगे तो वो ताकतें उस आइन में तब्दीली शायद चाहते ही नहीं है, तो इसलिए वो जो डीमोरलाइज होने वाला चैप्टर है, लेट्स इसकी एक तस्वीर इसकी ये है कि आप देखें कि इनसे पहले एक एक्टिंग चीफ जस्टिस भी लगाए थे। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस की प्रोविजन लॉ में तो मुझे तो कहीं नजर नहीं आई है। अच्छा चले वो एक्टिंग के बाद दोबारा से फिर वो ऑनरेडी जज में आ गया और ऑनरेबल लीडरशिप जो है वो चीफ जस्टिस बन गई। अगर नेक्स्ट मंथ में या अगले 2-3 महीनों में उनको ऊपर एलिवेट कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उनको उठा के सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, तो ऑब्वियसली नेचुरल नीचे से जो फ्लो है उसने फिर आगे आना है। ये वो सिस्टम है जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इस अमेंडमेंट को होना चाहिए, और इसके अंदर सिर्फ मेरे और आपकी बात करने की इसमें कम जरूरत है। ठीक। इसमें जो असल जरूरत बात करने की वो जुडिशरी को है, वो ऑनरेबल जुडिशरी से बात करे। बिल्कुल। अगर वो समझते हैं कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक। क्या आप जो है ना पिक एंड चूज की पॉलिसी को कैसे इसमें से अडॉप्ट करें। अब आप मुझे बताएं अगर मेरे और किसी भी इदारे के दरमियान डिस्प्यूट है उसका फैसला कौन करेगा? जुडिशरी। अगर जुडिशरी के अंदर हम समझते हैं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो वहाँ पे डिमोरलाइजेशन हो रही है, वहाँ पे पिक एंड चूज का वो प्रिंसिपल हो रहा है, तो जुडिशरी अपने लिए बात नहीं करती। नहीं वो अचल साहब मजबूरी भी एक आड़े आती है। आपको पता है कि कोड ऑफ कंडक्ट भी है, वो उस तरह से मामला को नहीं लेके जा सकते। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा सर, आपकी तरफ आगे बात को बढ़ाते हैं। ये जो प्रिंसिपल है अगर इसके अंदर दोनों साइडों पे आर्गुमेंट मौजूद हैं, लेकिन आपको पता है कि जो ऊपर एलिवेशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ पर भी लोग जो जूनियर है वो पहले चले जाते हैं, अभी आप भी तो तस्करा कर रहे थे, बाद में जो लोग जाते हैं वो जहाँ पर सीनियर थे वो चले जाते हैं। तो ये क्या माजरा है? इसके अंदर भी आप समझते हैं कि कोई डिस्टर्बेंस रहती है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमें निगलेक्ट किया था, और फिर इस दिल के साथ काम करना, क्योंकि आप माशरे के अंदर इंसाफ दे रहे हैं, और हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज कोई छोटी सीट नहीं होती, लोगों की ज़िंदगी मौत का फैसला, उनकी ज़िंदगी भर की कमाई का फैसला, बहुत बड़े आप रोज़ पेश होते हैं, चड्डा साहब भी पेश होते हैं, मैं भी आपको बोलते बहुत बड़े फैसले हैं। अगर कोई भारी दिल के साथ कोई अपनी सीट पर बैठा है तो क्या वो इंसाफ उस तरह से कर पा रहे होंगे? सर इसमें देखें, आपने जब भी जिस तरह जिक्र किया कि ये एक आईनी इदारे हैं सर,
हाई कोर्ट हो गया या हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये आईनी इदारा है और इसमें जो लोग तैनात हैं बतौर जज इंसाफ करने के लिए, उनकी कैपेबिलिटी और उनकी जो एक्यूमेन है उसके ऊपर किसी किस्म का भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। मतलब ठीक है, हम इसको समझते हैं कि इसमें सियासी लोग, बहुत सारी तकरीरें ऐसी हैं जो सियासत की बुनियाद पर होती हैं, लेकिन फिर भी हमें इस बात को देखना पड़ता है कि किस तरह से ये जो सियासी मामलात हैं इनसे बालाताक होते हुए उन लोगों का इंतखाब किया जाता है जो ऑनेस्ट होते हैं और जो इंसाफ मुहैया करते हैं। अब सर, हाई कोर्ट का एक जज, बड़ी अजीब सी बात है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बंदा रिक्वायर्ड है, सुप्रीम कोर्ट के लिए एक ऑनरेबल जज रिक्वायर्ड है, तो बजाय इसके कि आप जो सीनियर मोस्ट है उसको सर्व करने का मौका दें, उसके तजर्बे से, उसकी सीनियरिटी से, उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं, आप एक जूनियर जज को प्रमोट कर ऊपर ले जाएं। इट मीन्स कि उस जज के जो सीनियर्स मौजूद थे नीचे हाई कोर्ट में, उनके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। इट मीन्स कि इतने बड़े इदारे में जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि जी इतने बड़े इदारे के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क कर दें। अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए सीनियरिटी में सीनियर है, बी जूनियर है, आप बी पर्सन को उठाकर सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दें और ए को वहीं रहने दें। कल को आप ए को उठाकर उधर ले जाएं तो उधर भी सीनियरिटी आपने डिस्टर्ब कर दी। अब बी सीनियर है, ए जूनियर है, अगर नीचे डिविजनल बेंच बैठता था, ए उसकी सरबराही करते थे तो बी साथ बैठते थे, अब बी ऊपर बेंच को हेड कर रहे हैं और ए उसको कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर सर जब एक चीज को क्रिस्टल क्लियर रखा जा सकता है इन चीजों को, और ये सर मेरा ख्याल है काफी अरसा गुजर गया, पुलों के नीचे से काफी पानी बह चुका है, लाइक 75 ईयर्स हो चुके हैं। थोड़ा सा सीरियसली इस पे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन जज होंगे, और जब जज होंगे तो उनमें से कौन चीफ जस्टिस होंगे। बिल्कुल ठीक है असद, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। चट साहब, अभी जो सवाल आपने बिल्कुल ठीक बात की कि कानून, असद भी वही बात कर रहा है, मैं भी वही कर रहा हूँ, और मेजोरिटी यही कहती है कि कानून एक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। लेकिन एज ए लॉयर आपको भी पता है कि जो कानून साजी होती है उसको कोर्ट के फाइनल तड़के से गुजरना पड़ता है, चैलेंज हो जाती है जब भी आपकी कानून साजी है। फिर उसके अंदर कोर्ट की ही सवाबदीद होती है कि उसके अंदर वो कौन सी चीज़ें चूज़ करते हैं, कौन सी रखते हैं, कौन सी निकाल देते हैं। 18वीं 19वीं में हमने देखा कि पार्लिमानी कमेटी का अब इतना रोल नहीं है, पहले उनका रोल था, उसके अंदर वो ऑब्जेक्शन कर सकते थे। असद उसके अंदर जो है वो एक रिपोर्ट भी थी, तो जब उसके अंदर एक जजमेंट आई, मुनीर नामी गालबन एक जजमेंट है, उसके बाद उसकी जो शेप हुई है वो ये है कि जो रिकमेंडेशन जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर देगा, या उसके बाद उसको पार्लिमानी कमेटी उसको चैलेंज नहीं कर सकती। सवाल कंसाइजली मेरा ये है प्रिसाइजली कि अगर इसके अंदर कानून साजी आती भी है, अगर मुकन्ना सोचती है कि भाई बड़ा आपका अच्छा दावा है, सही कह रहे हैं जजेस जो है उनको क्लियर होना चाहिए, हमने कर दी कानून साथ, आपकी फिर कोर्ट में चैलेंज होती है, फिर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो है वो कोर्ट में बोल होगा, फिर वही मामला आएगा। किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो कालादम करार देना ना किसी लॉ को, ये भी कोई ठीक है। पाकिस्तान के अंदर नजर ज़रूर पे ईजाद हुआ, पाकिस्तान के अंदर भुट्टो को फांसी लगाने के बहुत सालों के बाद कहा भी गया कि ये गलत हुआ है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं। लेकिन आइन के आपकी जो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कराना है किसी लॉ को या किसी भी अमेंडमेंट को, वो एक उसका सर्टन पैरामीटर्स है। आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, आपकी इस्लामिक इंजेक्शन के खिलाफ हो, अदरवाइज कोई सर्टन प्रिंसिपल हो, तो ऐसा कदगन लगाया जा रहा हो डायरेक्टली जुडिशरी के ऊपर। पहली बात तो ये है कि ये कानून बनाने की बात नहीं, ये अमेंडमेंट की बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 2/3 मेजोरिटी इसके साथ आएगी। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ आए तो ऑनरेबल जो जजेस हैं जी, ये बात नहीं है कि आप जुडिशरी को ये समझते हैं कि हर एक चीज़ को अगर वो फिर भी स्ट्राइक करते हैं इस बात को, कहते हैं नहीं ये ठीक है, जुडिशल कमीशन को अथॉरिटी दें और जो सीनियर मोस्ट है उसकी बजाय पिक एंड चूज के ऊपर चीफ जस्टिस लगा दिए जाए, तो फिर हमारा, मेरा और आपका ही किसी और का इसमें कोई कसूर नहीं है, फिर तो वो सिस्टम का कसूर है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं, मैं आपको सादा इसमें बता देता हूँ, मेरा नुकता तो बड़ा क्लियर है इसके अंदर। आप एक जुडिशल सिस्टम के अंदर ऑनरेबल जजेस की अपॉइंटमेंट से लेके हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट से लेके, तीसरा तो एक हमारा सेक्टर ये भी कहता है कि आप सिविल जज की इम्तहान के लिए 20,000 लोग होते हैं और उसमें से 3 बंदे आप भर्ती करते हैं, आप एडिशनल के ऊपर 10,000 लोगों में से 5 लोग भर्ती नहीं करते। तो हाई कोर्ट में ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस बनाते हुए आप उनका कोई इम्तहान नहीं लेते, इसके ऊपर भी तो डिबेट होती है ना। बिल्कुल। इशू क्या है? इशू ये है इस वक्त तक जो पाकिस्तानी सिस्टम है उसके अंदर ये बातें अभी सूट नहीं करती। वक्त आएगा
जब वक्त आएगा पता नहीं हम लोग उस वक्त होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है सीनियरिटी का, ये नेचुरल प्रिंसिपल हम इसे कहते हैं, ये नेचुरल जस्टिस है कि एक आदमी अगर सीनियर है तो उसको आप पहली प्रायोरिटी करें। बिल्कुल। अगर वो किसी वजह से डिसेबल है, कोई उसकी डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी हो तो फिर तो जज नहीं रह सकता ना। ठीक। फिजिकल डिसेबिलिटी ऐसी हो जो बिल्कुल उसे काम करने से रोक दे, फिर भी शायद वो वहाँ से विड्रॉ कर लेगा, अदरवाइज फिजिकल डिसेबिलिटी में भी काम कर सकता है। तो ऐसे हालात के अंदर आप जरूर जो है वो डिफरेंट चूज पे जा सकते हैं अल्टरनेटिव तौर के ऊपर। लेकिन अगर कानून के अंदर क्वेश्चन मौजूद है और स्ट्राइक करने वाले भी वही कोर्ट्स हैं जो कोर्ट्स जो हैं जिन्होंने ये फैसला करना है कि कौन सा कानून जो है मुतसादम है आइन से या इंजेक्शन ऑफ इस्लाम से, कौन सा नहीं है। अब ये मामला पर्टिकुलर उस ऑनरेबल जुडिशरी से चलता है। हमारा मेरा और आपकी विजन नहीं हो सकती, ठीक, हमारी सोच हो सकती है कि ये ऐसे हो जाए। एज अ पाकिस्तानी हम समझते हैं कि सीनियरिटी इवन के आर्मी के अंदर भी हमारा यही व्यू होना चाहिए कि वहाँ पे भी सीनियरिटी लाए। जिस तरह आप चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से सीनियर है वैसे आप तमाम सीनियर्स को लें। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट में एलिगेशन होती है आप वर्षन देखें ना, उसके ऊपर क्या है, वहाँ पे क्या हमारा ये व्यू नहीं है कि आप जो टॉप उसके ऊपर जो टॉप सीनियर है या चीफ जस्टिस है आप उनको उठा के सुप्रीम कोर्ट क्यों लेके जाते, वहाँ पे भी तो आप। लिहाजा ये एक क्वेश्चन का मैंने पहले बात बता दी, आप एडवांटेज कह लें या डिसएडवांटेज, दोनों चीजें हैं वो जो मौजूद है लॉ के अंदर और उसका फायदा जो है वक्ती तौर पर उठाया जा रहा है, जिसके ऊपर स्टेक होल्डर हमारे से ज्यादा ऑनरेबल जजेस खुद होते हैं, जो ठीक है बाहर पब्लिक नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते वो ना, वो अपने ऑर्डर में भी बात लिखवा सकते हैं कि ये मैं बड़ा डिमोरलाइज हो गया मुझे छोड़ कर बना दिए। लेकिन भारत सिस्टम ने ऑनरेबल आलिया लीला साहबा को चीफ जस्टिस बनाया है और उस सिस्टम के तहत वो बनी है, तो रिमेनिंग जजेस ने भी उनको वेलकम किया होगा, एक्सेप्ट और ऑल दोस्त कुछ वैसा में तो मुमकिन है वो भी समझते होंगे सिस्टम में बेटर एडमिनिस्ट्रेशन सेट जा सकती है, अंदरूनी ऐसा सेटअप हो। अब पाकिस्तान आप 4 दिन पहले के बस आप चीफ जस्टिस बने शहजाद के बस, अब मुझे बताएं कि वो चीफ जस्टिस बनने के बाद ये जो हमारे यहाँ पे लॉज वाले सारे इश्यूज के अंदर क्या हो रहा था, एक तबका ये करा था कि इनको ऊपर भेज जाए, दूसरा करा था यहाँ उल्ट कर दे, और वो बात अल्टीमेट जाकर रुकी काम में, तो वो ऊपर चले गए चीफ जस्टिस ऊपर से सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो लिहाजा हमारा बड़ा क्लियर व्यू है कि ये जो सीनियरिटी बेस्ड चीज़ें हैं ये तमाम दारों में आनी चाहिए और इसके लिए जो कानूनी अमेंडमेंट है वो भी होनी चाहिए। लेकिन अगर जो इदारे हैं वो कोई ऐसे सिस्टम के तहत कोई फैसला कर रहे हैं तो पहले स्टेक होल्डर से बात करें, तो हमारा व्यू उससे पहले से बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि इस बहस को एक एकेडमिक शक्ल दे और जानने की कोशिश करें कि इस मौजू के बारे में कानून क्या कहता है। सारे ऑनरेबल जजेस हमारे लिए बिल्कुल ऑनरेबल हैं और सारे ऑनरेबल जजेस जो हैं बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, इस ज़ातियात के ऊपर कोई बहस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंसिपल पे बहस है ताकि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो इस्तेकामत हासिल कर सके, उसमें स्ट्रेंथ आ सके, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो आम एक लिटिगेंट को हो सके। नाज़रीन, दूसरे मौजू की तरफ मुझे बढ़ना है और अब बात करेंगे पैमरा के नोटिफिकेशन के, जिसका मकसद ये था कि जनाब आप किसी भी ज़ेर इल्तवा केस की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। ये तकरीबन 1-1.5 माह पहले आया, चैलेंज हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ पर अब फाइनल आर्गूमेंट के बाद फैसले के लिए महफूज कर लिया गया है। लेकिन कल बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क जो हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की तरफ से आए, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ज़माना बदल गया है। वो पैमरा को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा ज़माना बदल गया है, आपके ज़माने के अंदर एक स्वीपिंग नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई गलत रिपोर्टिंग करे तो उसके बारे में तो जाहिर है कानून हरकत में आएगा, लेकिन अगर रिपोर्टिंग ही आप बंद कर देंगे तो फिर तो आप आइन की कोई खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसको देखते हैं कि क्या पैमरा के आर्गूमेंट थे और जो जर्नलिस्ट सोसाइटीज़ थी उन्होंने अपने क्या आर्गूमेंट दिए। असद, आपसे मैं बात का आगाज़ करूँगा, आपने खबर सुनी भी, इसके अंदर बुनियादी तौर पर जो है वो जर्नलिस्ट जो यूनियन थी उन्होंने चैलेंज किया था। उनका मकसद भी यही था कि जनाब अगर हम रिपोर्ट ही कुछ नहीं कर सकते, हम बात भी नहीं कर सकते, अगर केस को ज़ेरे समात है, किसी ज़माने में ये बात होती थी कि आप उसके ऊपर बात ना करें, अब तो डिबेट एक खुल के होती है और उसके अपने पॉजिटिविटी भी है, ज़माना आगे बढ़ चुका है। उसका अंदिया जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी दिया। आप किस तरह से देखते हैं? सर, बेसिकली इसमें तो 2 चीज़ें अलग अलग हैं। एक है कि उस केस के ऊपर अपनी राय देना और दूसरा है कि कोर्ट की रिपोर्टिंग। कोर्ट की रिपोर्टिंग तो सर इस हद तक
सिर्फ मुश्तमिल है कि कोर्ट का रिपोर्टर जाकर ये बताता है कि आज कोर्ट में ये फ़लाँ केस ज़ेर समाअत था जिसमें ऑनरेबल जज ने ये रिमार्क्स दिए और फ़लाँ पार्टी को ये नोटिस कर दिया है कि वो जवाब जमा कराएं और फ़लाँ को इन पर्सन हाज़िरी के लिए बुला लिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी मीडिया इतना कंट्रोल है कि आप किसका नाम ले सकते हैं, किसी का नाम नहीं ले सकते, उसको उसकी कुनियत से बुला सकते हैं, उसको उसके मर्तबे से बुला सकते हैं, फलाने का नाम नहीं ले सकते। इस सब के बावजूद अब पैमरा फर्दर आगे, अब तो वही वाली बात है जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कही कि अब तो बातें खुल के हो रही हैं, अब तो खुली बात हो रही है दुनिया में, इवन जो कि विद इन लिमिट्स रहते हुए मॉरलिटी के तकाज़ों को पूरा करते हुए जो जुडिशरी के फैसले हैं उन पे भी जो है वो क्रिटिसिज्म किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि अब ये भी बता दिया जाएगा कि जी आपने ये खबर भी नहीं देनी कि फलां कोर्ट में फलां केस ज़ेरे समाअत था और उसमें आज फलां पार्टी को नोटिस जारी किए गए। अगर हम इसको बारीक बीनी से देखें तो बेसिकली जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, जो इस्लामाबाद से रिलेटेड गवर्नमेंट मशीनरी है या इस्लामाबाद की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर जो सरकारी इदारे हैं मौजूद, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो गुज़िश्ता कुछ महीनों से बहुत ख़राब जा रही है। हम रोज़ देखते हैं कि इट्स वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनके सब्र का इम्तिहान लिया जाता है। कई दफ़ा तो कुछ ऐसी तवक्को होती है कि कल कोई बहुत बड़ा फैसला आ जाएगा, लेकिन जो है वो इस मौके पर जो हैं वो जस्टिस साहिबान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं वो नहायत बुर्दबारी का मुजाहरा करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशंस को देखते हैं। एक चीज़ जो मुझे यहाँ बैठकर भी समझ आ रही होती है, बाकी भी वकला साहिबान को एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ समझ आ रही होती है कि क्या चल रहा है, लेकिन मजाल है कि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं या जो जस्टिस साहिबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो उसके ऊपर कोई भी एक एडवर्स रिमार्क्स दे दें या उनकी लैंग्वेज में किसी किस्म की कोई ऐसी बात है। ये बात चीफ जस्टिस साहब ने भी कही कि मैंने तो आज तक कभी ये पिछले कुछ अरसे में नहीं देखा कि कोई ऐसी बात रिपोर्ट हुई हो जो हमने कहा हो कि जी मैंने तो ये कहा ही नहीं है। एग्जैक्टली ये जुमला कहा उन्होंने कोर्ट में कि जी हमने तो कभी कोई ऐसी बात सुनी नहीं, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको करते हैं। अब इसमें सर यहाँ एक और मामला है, जो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इवन सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट्स की भी वकला हजरात इन सब की इंटीग्रिटी और इन सब की ऑनर के बारे में बड़े केयरफुल होते हैं, और जो लोग यहाँ पर पेश होते हैं ऐसा आप समझ लें कि जो इनको कवर करने के लिए जर्नलिस्ट इन कोर्ट्स में आ रहे हैं, वो भी बड़े इन चीज़ों का हिसाब रखते हैं कि क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। ना कोई बात ऐड की जाती है, ना कोई बात माइनस की जाती है। एक बड़ी सादी सी चीज़ है जो रूटीन में आप भी करते हैं, चंद्र साहब भी करते हैं, हम डेली रूटीन में करते हैं, बेल सर्टिफिकेट बना कर देते हैं। तो वो बेल सर्टिफिकेट एक लॉयर का सर्टिफिकेट होता है, बट उसको ऑनर किया जाता है बिकॉज उसको पता होता है कि मैं एक कोर्ट की जो है वो कार्रवाई को अपने लेटर हेड के ऊपर बता रहा हूं कि आज कोर्ट में मैंने ये पिटीशन फाइल की थी जिसमें कोर्ट ने मुझे ये रिलीफ दिया है मेरे क्लाइंट को, ये तो आप इसको अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक कोर्ट इसको श्योरिटी बॉन्ड जारी नहीं कर देती। तो आप समझते हैं कि जिम्मेदारी का एलिमेंट जो है सर बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। मैं चंद्र साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ इस मौजू के ऊपर। चंद्र साहब, आपने भी देखा कि अभी जो खबर चली है उसके अंदर क्या मामला होने वाला है। अब आर्गूमेंट आ चुके हैं, फाइनल भी बहस हो चुकी है उसके अंदर, अब एक ऑर्डर आना बाकी है। लेकिन आप ये भी तो माने कि असद की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, जाहिर वो बैरिस्टर हैं, सीनियर भी हैं, लेकिन आप ये भी माने कि कहीं ना कहीं आपको इसको कंट्रोल भी करना है, यानी मीडिया को भी, अगर रिपोर्टिंग को भी अगर आप बिल्कुल उनको छोड़ दें तो एक सिर्फ इखलाकियात के ऊपर शायद मेजोरिटी अमल करे, शायद ना भी करे, लेकिन एक भी बंदा अगर कोई गलत रिपोर्ट कर देता है तो सारे चैनल्स को उठा लेते। तो पैमरा ने उस सेंस में तो फिर सही किया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसको आप सिंपल इस तरह समझ लें, पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो आज़ाद है, वो तमाम उसके फंडामेंटल राइट्स सिक्योर हैं जी, जो कि आइन में लिखे हुए हैं, ठीक, और ऐसी तमाम सहूलियात जो उसको सलाम ने दी हुई हैं वो मुयस्सर है, ठीक। लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। अच्छा, कंडीशन, यस, सर्टन लॉज, सब्जेक्ट टू, या आपने कुछ कवानीन को फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप राइट टू स्पीच तो ले रहे हैं, लिबर्टी तो ले रहे हैं, लेकिन आप दूसरों की पगड़ी को उछालना शुरू कर दें। ये मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक्सप्रेशन का राइट मौजूद है, कानून मौजूद है,
कॉन्स्टिट्यूशनल उसके ऊपर आपको प्रोटेक्शन मौजूद है, ठीक। लेकिन समझने की बात यह है कि वो जो सर्टन रेस्ट्रिक्शन ऑफ लॉ हैं उनको आप फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद आप जो है वो रिपोर्ट करें। अच्छा, अब बात इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, कोर्ट प्रोसीडिंग जो होती है वो बंद कमरे में तो नहीं होती। कोर्ट कोई चैम्बर प्रोसीडिंग तो नहीं है। एक कोर्ट आती है, कोर्ट ऑफ जस्टिस बैठती है, आर्गूमेंट्स आते हैं, वहाँ पे साइलिन भी होते हैं, वहाँ पे लॉयर्स भी होते हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी वहाँ मुतलका गैर मुतलका भी होते हैं जिनके अपने अदरवाइज केसेस होते हैं। ठीक, अब कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग हो रही है वो प्रोसीडिंग छुपी हुई प्रोसीडिंग नहीं है, पब्लिक प्रोसीडिंग है। ठीक, अच्छा, अब आपका रिपोर्ट करने का जो मामला है वो क्या है? अगर लेट्स सी अगर कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है, ऑर्डर लिखवा देती है और ऑर्डर सरफेस पे आ जाता है, तो आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये फलां कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया, ये है अदरवाइज बात। अब आप जज साहब ने ये कहा, वकील साहब ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, अब ये रिपोर्टिंग हम कोर्ट से मंसूब कर देते हैं। होता क्या है कि बाज़ जगहों के ऊपर तो थोड़ी सी माइलेज जो है वो उसके अंदर मसाला ज़रा लगा दिया जाता है, जिस वजह से इदारों को मौका मिलता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ये इसके ऊपर आज़ादी होनी चाहिए। कोर्ट प्रोसीडिंग से लेके कोर्ट के ऑर्डर से लेके इसको रिपोर्ट करना कोई गलत काम नहीं है, ये कानूनी राइट है। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ये, इवन के इस्लाम में आप देखें ना, इस्लाम के अंदर आपको सवाल करने की इजाज़त है, हुक्मरान के सामने में सवाल करने की इजाज़त है। तो इस हवाले से तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का व्यू है टू द एक्सटेंट कि पैमरा जो है वो जो ये इस तरह के ऊपर कदगन लगा रहा है रिपोर्टिंग के ऊपर, इसको सिर्फ लाइन अप कर दें इस हद तक जो एग्जैक्ट वही चीज हो जो कोर्ट में हुई है, देन फाइन। जो अदरवाइज बात है वो तो रेस्ट्रिक्टेड है, पहले ही कानून ने उसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। बिल्कुल, तो मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट का व्यू उसमें बिल्कुल दुरुस्त है। पैमरा का ये नोटिफिकेशन गलत है, इनको विड्रॉ करना चाहिए। और जो अदली जो हमारी ये जो अपना सहाफ़ी आज़ादी है, इसको इसके ऊपर कदगन नहीं आना चाहिए। लेकिन सर्टन रेस्ट्रिक्शन वो तो आइन के अंदर भी लिखी हुई है, वो सर्टन रेस्ट्रिक्शन का ये मतलब नहीं है कि आपने अब्बास चिदर का नाम नहीं लेना। सर्टन रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि आपने गलत रिपोर्टिंग नहीं करनी। बिल्कुल ठीक, आपने किसी की पगड़ी उछालने की नीयत से रिपोर्टिंग नहीं करनी, आपने स्कैंडलाइज नहीं करना, ये आप प्रिंसिपल समझ लें। इस तीन चीजों को, ये तो वैसे भी साफी हम आपके अपने रूल्स के अंदर भी है, ये बाकी भी आइन के अंदर भी है, ये हमारा जो टॉट का लॉ है वो यही कहता है ना कि आप रिपोर्टिंग करेंगे और बड़ी जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करेंगे, लेकिन रिपोर्टिंग के ऊपर कदगन खामखा का लगाना ये गलत, बिल्कुल गलत है। असद, आप मेरा ख्याल है कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अगले मौजू की तरफ बढ़ता हूँ। आप अगर इसमें ब्रीफली कुछ इनपुट डालना चाह रहे हैं। जी सर, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उनकी बात से कि जो ये कोर्ट में जब प्रोसीडिंग्स होती हैं तो जजेस दोनों पार्टियों से क्वेश्चंस करते हैं, तो दैट शुड नॉट बी इंक्लाइन टुवर्ड्स अ सिंगल पार्टी कि आप एक पार्टी को प्रोजेक्ट करते जाएं कि जी देखें जजेस के बारे में बात भी होती है। बेसिकली जजेस हजरात जो हैं वकला से जो हैं वो सख्त जुमलों का भी तबादला होता है, वहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो एतराज़ के काबिल होती हैं। लेकिन इसको अब आप वही वाली बात जो सर ने कही अभी कि आप उसको मसाला डाल के पेश कर दें, वो एक साइड का प्रोजेक्ट करते जाएं कि जी है, तो उससे ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन बेसिकली बिल्ड होनी शुरू हो जाती है, जो कि किसी हद तक बाद में मायूसी का भी सबब बन सकती है। हमने तो यही देखा है कि जब जो है वो वकील आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है तो ऑनरेबल कोर्ट जो है वो उससे सख्त सवालात करती है अपनी क्लैरिटी लेने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या जो मौजू ज़ेरे बहस है उसके बारे में जो पार्टी आई है, अगर वो अग्रीड पार्टी है या वो दूसरी पार्टी है, तो उनकी क्या राय है, क्या वो इस बात के ऊपर अपनी तैयारी पूरी कर आए हैं। तो इसमें तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं चंद्र साहब के, इसमें हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि बिल्कुल भी एक वो शुतर जो है वो शुतर पे महाल नहीं होना चाहिए, इसमें तो कंट्रोल जरूर होना चाहिए, लेकिन ये कंट्रोल जो वो चाह रहे हैं ये गलत है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, मेरी आज़ादी वहाँ तक है जहाँ पर आपकी नाक शुरू होती है। कानून आइन आपको बिल्कुल आज़ादी इजहार राय भी देता है, लेकिन साथ ही साथ एक जिम्मेदारी भी इम्पोज करता है क्योंकि दूसरे जो शहरी हैं उनकी इज्जत भी महफूज रह सके। रिपोर्टिंग जो जिम्मेदार रिपोर्टिंग है उसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी नहीं होनी चाहिए और उम्मीद ये की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी जो है वो आइन और कानून की रूह के मुताबिक आएगा। नाज़रीन, तीसरी और आखिरी मौजू की तरफ बढ़ते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मुतालिक जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल एक फैसला दिया है
तो सब आपने भी खबर सुनी है, उसके ऊपर एक फैसला आ चुका है। पहले इलेक्शन कमीशन ने एक एक्ट दिया, उसके बाद उसको इंडोर्स कर दिया गया, एक नोटिफिकेशन था, फिर उसको जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो उस टाइम के थे उन्होंने किया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो आप क्या समझते हैं कि अब जो है वो एक कानून साजी भी आ रही है? जो बॉटम लाइन ज़ेर बहस है वो यही है कि जो ऑनरेबल हाजिर सर्विस जजेस हैं हाई कोर्ट्स के, उनको ट्रिब्यूनल में तैनात किया जाए, लेकिन हुकूमत वक्त जो है शायद वो चाहती है कि रिटायर्ड जजेस भी हैं। जी सर, देखिए जो इलेक्शन एक्ट 2017 है सर, जी एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये समझता हूँ इसका बहुत मिसयूज़ किया गया। जी इसका माजी में मिसयूज़ किया गया और अभी भी इसका जो है ना वो इलेक्शन एक्ट जो है ये बुनियादी तौर के ऊपर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जो सिंपल मेजोरिटी के साथ पास हुआ। अब इसको आप इस तरह समझें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए और किसी भी एक्ट को पास कराने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक। अब जो इलेक्शन एक्ट है आप उसको इतना उसके ऊपर आप उसको इतना अहम बना रहे हैं कि आइन कभी कभी उसके सामने बेबस हो जाता है। ठीक। जैसे ये हमारी अभी आइन थी अपना इंटरम सेटअप आए थे, उसके ऊपर देखिए कि इंटरम सेटअप के ऊपर कितनी इलेक्शन एक्ट कुछ और कह रहे हैं और अथॉरिटी जो है वो कैसे उसको मॉडिफाई करने के बाद इलेक्शन एक्ट को बेस बना के उसको आगे लेके जाएंगे। ठीक। तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ वही मसला आ रहा है कि इलेक्शन एक्ट में जो चीज़ वैसे तो इलेक्शन एक्ट के अंदर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस और कमीशन की ही उसके साथ चलनी है, ये बात तो लिखी हुई है इलेक्शन एक्ट के अंदर। मैं फिर दोबारा से बात साहब आपको तवज्जो दिलाऊंगा। देखिए समझने की बात क्या है, कवानीन के अंदर क्वेश्चन मौजूद होते हैं या रखे जाते हैं, ठीक हमें नहीं पता, वो ह्यूमन एरर हो सकता है कि हमें समझ नहीं आ रही थी, हमने ये कानून बना दिया, अब इसमें एरर सामने आ रहे हैं, अच्छा जी हम सही कर देते हैं। ठीक, बात का आप जानबूझ के भी एरर रखते हैं ताकि आप उसको अमेंड कर लें। इलेक्शन एक्ट के अंदर ये भी वही बात मैं दोबारा आप सर्च करूंगा, इलेक्शन एक्ट के अंदर कमीशन की जो मुदाखलत है मौजूद है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में। अब इलेक्शन का प्रोसेस सारा मुकम्मल होता है। इवन मैं आपसे ये बात ये भी आपसे शेयर करता हूँ, देखें जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स आज तक आपने कभी देखा है कि वो जनाब यहाँ से एक्साइज एंड टैक्सेशन का असिस्टेंट डायरेक्टर लगाओ, असिस्टेंट कमिश्नर लगाओ, हमेशा जुडिशरी जो थी वो रिटर्निंग ऑफिसर थी। हम तो ये सुनते आ रहे हैं आज तक। यहाँ पे इस दफा ये हुआ कि जनाब चलेंगे ACDC को लगा दे और वो रिटर्निंग ऑफिसर है। ठीक, उसके बाद का प्रोसेस अब क्या होना, अब जो लोग अग्रीड समझते हैं अपने आप को इस डिबेट से हट के कि वो अग्रीड है या नहीं, बिकॉज कि ऑब्वियसली कहीं मैं पिटीशन में वकील हूँ तो मैं ना हो जाऊँ। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग समझते हैं उनकी हद तक तो कोई इंडिपेंडेंट व्यू आना चाहिए। बिल्कुल ठीक, एक इंडिपेंडेंट व्यू तो आप आने दें। बिल्कुल ठीक। अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल आप समझते हैं कि इलेक्शन आपने सारा इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल करा दिया, आपने रिटर्निंग ऑफिसर से लेके आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेके वो इलेक्शन जो फॉर्म थे जहां तक आपने नोटिफिकेशन तक आपने मुकम्मल करवा दिया। ठीक, अब आ जाए ट्रिब्यूनल की बात। ठीक, ट्रिब्यूनल में लॉ तो यही है इस वक्त तक जो इलेक्शन एक्ट है कि वो कमीशन की इंटरफेरेंस पे विद कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस आएंगे। मैं असद का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ। असद टाइम मुख्तसर है, मुझे फिर वाइंड अप करने जाना है। आप क्या कहेंगे इस मौजूद पॉइंट यही है कि रिटायर्ड जजेस जो है उनको नहीं आना चाहिए या आना चाहिए? सर इसमें मैं सिंगल वर्ड आपको एक जो है ना वो बात बताना चाहूँगा। लास्ट टाइम भी इस पे बात हुई थी आपके ही प्रोग्राम में। सर जो प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स होती हैं ना, प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। अच्छा ठीक, तो यहाँ तो आप समझ लें कि जो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स है ना, अगर आपने वो क्रिएट करनी है तो आप एज ही बढ़ा दें। फिर जब आपने पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स को रखना है तो दैट इज एन इंसेंटिव फॉर प्री रिटायरमेंट जजमेंट सर। ठीक, तो हम तो बाद वाले का तो जो कर रहे हैं बेड़ा गर्क करेंगे बाकी मामलात को लेके, हम जो सर्विस के दौरान जजमेंट्स हैं वो भी खराब करनी शुरू कर देंगे, बिकॉज वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अब मुझे अब मैं रिटायर हो चुका हूं अपनी, चलें अगर आप समझते हैं कि ह्यूमन एज बढ़ गई है तो इसको इस पे कंसेंसस ले लेना पूरी कौम का। तो जजेस की अकेली तो नहीं बढ़ी ना सर, फिर जजेस को भी बढ़ा दें, ब्यूरोक्रेट्स की भी बढ़ा दें, फिर बाकी भी जो है वो डिपार्टमेंट्स में बढ़ा दें। तो प्रॉब्लम यहाँ पर इस वक्त इस चीज का आ रहा है कि हम ये जो पिक एंड चूज की बात है ना कि फला आदमी लग जाएगा तो मेरे राइट्स को ज्यादा सेफगार्ड करेगा, सर नहीं, मेरे नजदीक हो नहीं सकता। असद मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। नाज़िर, मेरिटोक्रेसी जो है उसको हर सूरत इंटैक्ट रखना चाहिए और जो भी पार्लियामेंट फैसला करे, जाहिर है वो चैलेंज होगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर,
उसके अंदर ख़त्मी फ़ैसले के बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि ये रिटायर्ड जजेस देख सकते हैं ट्रिब्यूनल के मामलों को या फिर हाजिर सर्विस ही देखेंगे। हमने तीनों मौज़ूआत का अहाता किया और एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ जानने की कोशिश की कि कानून इनके बारे में कहता क्या है। अगले जो में मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। देखते रहिए प्रोग्राम कानून क्या कहता है।